Hello everyone, welcome back and this video will start with our practical question 3. Question क्या कह रहा है कि the profit and loss of हनुमान था 6 लाख नेट प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हनुमान का दिखा रहा था 6 लाख रुपीज़, नेट प्रॉफिट दिख रहा है 6 लाख रुपीज़. आफ्टर कंसिडरिंग द स्टॉक ऑफ 3,75,000, हमने क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर किया था 375. उसके बेसिस पे जब हमने प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला, तो वो आया हमारा 6 लाख रुपीज़. ठीक है, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिसीव्ड. अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला? सबसे पहला, परचेजेस में 15,000 रुपये इंक्लूडेड था विच वॉज पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऑफ द शॉप. अब आप एक चीज़ बताओ, आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीद रहे हो तो वो आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट है, लेकिन वो फिक्स्ड एसेट का खर्चा परचेजेस में इंक्लूड किया हुआ है. ठीक है, एक बार हम देख लेते पहले हमें करना क्या है, फिर ये 5 एंट्रीज पढ़ेंगे. हमें स्टॉक का वैल्यू निकालना है और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक जगह पे लिखते हैं प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा और एक जगह पे लिखते हैं स्टॉक में क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, अब सबसे पहले मेरा प्रॉफिट दिया हुआ 6 लाख रुपए. ठीक है, मेरा प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 6 लाख रुपए और मुझे स्टॉक दिया हुआ 3,75,000. अब हम देखेंगे क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, उस तरीके से हम बस देखते जाते हैं. ठीक है, कह रहा है कि परचेजेस इंक्लूड करा था 15,000 जो कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदे थे उसके लिए था. अब आप बताओ आप क्या करोगे? आप ठीक करने के लिए परचेजेस को कर दोगे कम और आप अपना फिक्स्ड एसेट्स को जनरली बढ़ाओगे. क्यों? क्योंकि इसमें वो 15,000 इंक्लूडेड है ना परचेजेस में, जो कि नहीं होना चाहिए था. आप ठीक करोगे तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा? बेसिक एंट्री अगर हम देखते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स टू परचेजेस. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, मेरा फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है, परचेजेस कम हो रहा है. परचेजेस क्या है आपके लिए? खर्चा है. खर्चा कम होगा तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? खर्चा कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा. प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम यहाँ पे ऐड कर देते कि मेरा 15,000 से तो प्रॉफिट चलो बढ़ गया. क्या इसका कोई इफेक्ट जाएगा स्टॉक में? नहीं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स अफेक्ट हो रहा है, स्टॉक अफेक्ट नहीं हो रहा है. सेकंड देखते हैं, हनुमान ने 40,000 फ्री सैंपल्स दिया था जिसका कोई एंट्री नहीं हुआ है बुक्स में. अब आप देखो फ्री सैंपल्स का एंट्री क्या होता है. फ्री सैंपल्स का एंट्री बेसिकली, फ्री सैंपल्स आपके लिए क्या एडवर्टाइजमेंट है, तो आप लिखो एडवर्टाइजमेंट डेबिट, या फिर एडवर्टाइजमेंट के बदले आप लिख सकते हो फ्री सैंपल्स डेबिट टू परचेजेस. ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट और परचेज आपके लिए एक्सपेंस है. एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल्स आपके लिए एक्सपेंस है और परचेजेस भी आपके लिए एक्सपेंस है, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक एक्सपेंस तो बढ़ा रहे हो 40,000 से, 40,000 अमाउंट था, हाँ. आप एक एक्सपेंस तो बढ़ा रहे हो 40,000 से और दूसरा एक्सपेंस आप कम कर रहे हो 40,000 से. तो आप बताओ जब आप एक्सपेंस ये बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अगर आप 40,000 से एक्सपेंस बढ़ाते हो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा कम. ठीक है, लेकिन भाई दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मेरा परचेजेस भी तो कम हो रहा है, तो वो खर्चा कम हो रहा है. वो खर्चा कम होगा तब क्या हो जाएगा? उस केस से प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार प्रॉफिट कम करते हुए दिखा दिया और एक बार प्रॉफिट बढ़ाते हुए दिखा दिया. अब क्या इससे मेरा स्टॉक में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इसमें तो इससे कोई स्टॉक में इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसके बाद नेक्स्ट कहता है इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट द अमाउंट्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक. आपने क्या किया है, आपने एक सेकेंड, हाँ, आपने इनवॉइस की एंट्री की है लेकिन आपने स्टॉक बढ़ाया नहीं है. इट मीन्स कि आपका देखो, आप समझो हुआ क्या है, आपने परचेज की पूरी एंट्री की, ठीक है, आपको स्टॉक रिसीव नहीं हुआ, इस वजह से आपने क्लोजिंग स्टॉक में वो 2.5 लाख के फिगर को नहीं दिखाया. तो हम क्या करेंगे, अपने क्लोजिंग स्टॉक में 2.5 लाख को सबसे पहले इंक्रीज कर देंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा 2,50,000. ठीक है, अब आप उसके बाद समझो आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा हम वो देखते हैं. ठीक है, अब मैं बनाती हूँ एक रफ ट्रेडिंग अकाउंट.
ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखाते हैं, यहाँ पे परचेजेस फिर आएगा, फिर अगर आपको कोई एक्सपेंसेस होता है तो वो आता है, यहाँ पे जीपी आपका बैलेंसिंग फिगर से निकलता है, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सेल्स और क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मेरा इन सब का टोटल आता है 1 लाख और अभी ओरिजिनली सबका टोटल है 2 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया विथ 1 लाख फर्दर रुपीज़, ठीक है, तो क्या मेरा यहाँ का टोटल अब तो हो जाएगा 3 लाख रुपीज़, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ेगा ऑफकोर्स। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए, दोनों का डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर में वही निकलता है, प्रॉफिट निकलता है जीपी, ठीक है। तो क्या मैं इससे बोल सकती हूँ कि जब जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तब तब मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में मेरा प्रॉफिट भी 2.5 लाख से सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा, जितने से स्टॉक बढ़ा उतने से प्रॉफिट बढ़ा, सिंपल है। इसके बाद मार्च 2022 में आपने गुड्स 2 लाख रुपए के बेचे हैं और डिलीवर भी कर दिए, लेकिन इनके सेल्स की एंट्री आपने 2022 में ली, ठीक है। तो अब इसका क्या इफेक्ट दिखाएंगे आप वो समझो। इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ 2 lakhs वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, ये मेरे हिसाब से स्टॉक में ऐड होना चाहिए, एक सेकेंड, मतलब सॉरी स्टॉक बोल रही हूँ, प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए बेसिकली। देखो क्या रहा है कि आपने मार्च में गुड्स बेच दिया, ठीक है, डिलीवर भी कर दिया मार्च में ही, लेकिन आपने एंट्री लिया अप्रैल में। अब आप बताओ कि आप जब, यहाँ पे दिखाती हूँ, आपने सेल्स किया, आपने डिलीवर कर दिया, इससे क्या होगा, इससे आपका क्लोजिंग स्टॉक तो सही आएगा, क्योंकि आपका जब स्टॉक वैल्यूएशन हुआ होगा तो ये सेल तो कंसिडर हो चुका। क्यों, क्योंकि आपने स्टॉक चेक किया मार्च में और आपने डिलीवरी और सेल्स भी किया मार्च में। जब डिलीवरी ऑलरेडी मार्च में हुआ है तो इट मीन्स कि आपके दुकान से स्टॉक निकला होगा ना मार्च में ही, आपके दुकान से स्टॉक मार्च में निकला, इट मीन्स कि ये जो मार्च का मैंने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया उसमें ये सेल कंसिडर हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा जो एंट्री लिया है मैंने सेल्स का, वो एंट्री लिया है मैंने अप्रैल में, जो कि गलत है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एंट्री मार्च में लेती हूँ तो क्या होगा, वापस से हम यही फॉर्मेट में आते जो हमने देखा, ये वाला फॉर्मेट में, ठीक है। अब अगर आप देखो कि हाँ, अगर आप देखो कि मैं यहाँ पे स्टॉक अपना सेल्स इंक्रीज करती हूँ तो भी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्यों, क्योंकि दिस माइनस दिस हो रहा है प्रॉफिट निकालने के लिए, इधर का टोटल क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल क्रेडिट, तब जाके आ रहा है मेरा प्रॉफिट। तो क्रेडिट अगर मेरा बढ़ता है, अगर मेरा सेल्स बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मेरा यहाँ पे सेल में रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा विथ 2 लाख रुपीज़, क्लियर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 were sent on sale or return basis at a profit of 33.1/3% on cost. Though approval was given in April 2022, these were taken as a sales in March. अब देखो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल के लिए मैंने क्या बताया, अगर मेरा पीरियड क्लोज हो रहा है, ऑप्शन है उस डेट पर, पीरियड क्लोज होने वाले डेट पर रिटर्न हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, तो उस डेट पे हम एंट्री रिवर्स करेंगे, अपना स्टॉक इंक्रीज करेंगे और सेल्स और जो भी प्रॉफिट है उसको रिड्यूस कर देंगे, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा 31 मार्च को मेरे पास ऑप्शन था, क्यों, क्योंकि अप्रैल में अप्रूवल मिला ना, तो एज ऑन मार्च तो मेरे पास ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, पहला चीज़। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो एंट्री है इसको रिवर्स करूँगी, इसको रिवर्स करूँगी तो अब क्या होगा, देखो मुझे बेसिकली क्या करना होगा, मैं सबसे पहले एक चीज़ समझो, 75,000 का कॉस्ट का गुड्स था जो कि मैंने बेचा था,
आज वो मैं वापस लूँगी तो कॉस्ट पे वापस अपना स्टॉक बढ़ा दूंगी, ठीक है। तो 75,000 तो मेरा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ प्रॉफिट का। हमें एंट्री रिवर्स करना है, मतलब मेरा सेल दिखाया था तो मैंने प्रॉफिट बढ़ाया था, आज मैं रिवर्स कर रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट मुझे कम करना है। अब मुझे निकालना होगा प्रॉफिट का क्या अमाउंट है। क्वेश्चन कहते हैं कॉस्ट तो 75% है, प्रॉफिट जो है वो 33 ऑफ कॉस्ट है। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, अगर इसको इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में किया जाए तो कैसे होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू परसेंटेज हटाऊंगी तो मैं क्या होगा 1/100 इंटू कॉस्ट है मेरा 75,000, इससे मेरा निकलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो उसको काटा, मेरा प्रॉफिट डायरेक्टली आ गया 25,000, ठीक है। 75 का कॉस्ट है, 25 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, या तो मैं देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉस्ट हो गया 75,000, ठीक है। प्रॉफिट हो गया 25,000, सेल्स हो गया 1,00,000, ठीक है। अब जब मैं रिवर्स करूंगी तो मैं सीधे ये प्रॉफिट को ही कम कर सकती हूँ 25,000 से, तो यहाँ पे मैं कर दूंगी कम 25,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सारा प्लस माइनस करेंगे और हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट और स्टॉक, ठीक है। एक बार आंसर कैलकुलेट करके चेक करते हैं। 6,15,000, 25,000, 2,00,000, नहीं 6,15,000, 2,50,000, 2,00,000, 25,000। मेरा ये एडजस्टेड प्रॉफिट आया 10,40,000, ये ठीक है। अब मैं निकालती हूँ यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू। स्टॉक हो जाएगा 375, 2,50,000 और 75,000। 375, 2,50,000, 75,000। स्टॉक आता है मेरा 7,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 10,40 और स्टॉक हो गया 7,00,000। एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर मिला लेते हैं। अच्छा, इन्होंने टेबल फॉर्मेट में बनाया है, ठीक है, मैं वो भी समझा देती हूँ। लेकिन देखो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 10,40 और स्टॉक आ गया 7,00,000, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक चेक करते क्या क्या किया है। 375 लिया, 2,50,000 लिया और 75,000 लिया, ये टोटल कर दिया तो मेरा इन्वेंट्री तो सही आ गया। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन्होंने क्या बनाया है, हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो बोल के उन्होंने एक अकाउंट प्रेजेंट किया, उस अकाउंट में प्रॉफिट मेरा कौन सा बैलेंस होना चाहिए, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, प्रॉफिट का बैलेंस भी उसी वजह से क्रेडिट बैलेंस हुआ। जब जब प्रॉफिट बढ़ेगा तब तब मैं क्रेडिट करूंगी। तो हर वो केसेस जहाँ जहाँ प्रॉफिट बढ़ा उन्होंने क्रेडिट किया है, हर वो केसेस जहाँ जहाँ प्रॉफिट कम हुआ है वहाँ वहाँ उन्होंने डेबिट किया, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट मेरा बढ़ा कहाँ कहाँ, यहाँ 15,000 बढ़ा, यहाँ 40 बढ़ा, यहाँ 2.5 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, 15, 40, 2.5, 2, ठीक है। मेरा प्रॉफिट कम कहाँ कहाँ हुआ, मेरा प्रॉफिट कम हुआ एक यहाँ पे 40,000 और एक यहाँ पे 25,000, एक यहाँ पे 40,000। अब 25,000 उन्होंने दिखाया नहीं है। अब बताती हूँ वो 25,000 का ये जो दिखाया नहीं है इन्होंने, उसका आपको एक लॉजिक बताती हूँ, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो हमने निकाला था ना, सेल्स मेरा था 1,00,000 का और कॉस्ट आया था 75,000 का। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेल्स इसका कॉस्ट अलग से दिखाया, सेल्स अलग से दिखाया, जो दोनों का डिफरेंस आता है वो आ रहा है 25,000 डेबिट साइड। इट मीन्स कि डेबिट साइड आ रहा तो मेरा प्रॉफिट हो गया है कम, ठीक है। और हमने भी यहाँ पे दिखाया था 25,000 प्रॉफिट कम, ठीक है। ये हमारा मैच कर गया आंसर। और जब ये कैलकुलेशन हो जाएगा सारा तो मेरा आ जाएगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब समझो इन्होंने किया क्या, अकाउंट बनाया, ठीक है। अकाउंट में जहाँ जहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा था उसको क्रेडिट किया, जहाँ जहाँ प्रॉफिट कम हो रहा था उसको डेबिट किया, ठीक है। लास्ट में ये जो कॉस्ट और इन्वेंट्री था, आप इसका एक सिंगल इफेक्ट भी दिखा सकते हो, जैसे कि हमने दिखाया कि 25,000 से मेरा प्रॉफिट कम होगा क्योंकि वो
हम दिखा रहे हैं रिवर्स एंट्री, सेल का रिवर्स दिखा रहे हैं, उस वजह से, तो उस वजह से सिर्फ आप 25,000 डेबिट साइड लिखोगे तो भी सही है, लेकिन आप उसका एक नीचे नोट देना मत भूलना कि अच्छा 25,000 मेरा इस तरीके से कैलकुलेट करके आया है। क्लियर है? फिर इन्वेंट्री कैसे निकाला उन्होंने, हर वो पॉइंट जहाँ जहाँ पे मेरा इन्वेंट्री बढ़ना चाहिए था उसको उन्होंने ऐड किया। अगर इन्वेंट्री बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी इफेक्ट होगा, तो प्रॉफिट का भी वैसे ही एडजस्टमेंट निकाला और फिर उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना